नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सृजनात्मकता से संबंधित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सृजनात्मकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी, तो उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सृजनात्मकता की थियरीज के बारे में, अर्थात सृजनात्मकता के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, सृजनात्मकता के जो सिद्धांत हैं वे सृजनात्मकता की स्वरूप और प्रकृति को स्पष्ट करने में एक दिशा प्रदान करते हैं। यद्यपि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता के स्वरूप, उसकी प्रकृति को और उसके औचित्य को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा सर्वमान्य और संतोषजनक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है जो सृजनात्मकता की प्रकृति को, उसके स्वरूप को अच्छी तरह से यानी भली प्रकार से स्पष्ट रूप से उसको व्याख्यायित कर सके। फिर भी हमें कुछ सीमा तक सृजनात्मकता के स्वरूप और उसकी प्रकृति को इन सिद्धांतों के माध्यम से समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो चलिए बात करते हैं सृजनात्मकता से संबंधित थियरीज के बारे में। तो सृजनात्मकता की जो सबसे पहली थ्योरी है वो जानी जाती है एंशिएंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत। ये थ्योरी ये कहती है कि जो क्रिएटिविटी है या जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वे गॉड गिफ्टेड होते हैं, अर्थात सृजनात्मकता ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है, एक गिफ्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा होती है ना, ईश्वर की अच्छी कृपा होती है, वह व्यक्ति सृजनात्मक होता है, और जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा नहीं होती वह व्यक्ति सृजनात्मक नहीं होता। बेसिकली जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो अध्यात्मवादी होते हैं, वे इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। तो ये थी एक एंशिएंट थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी है उसका नाम है उन्माद समकक्ष सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रिएटिविटी इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी थ्योरी। इसका मतलब क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि सृजनात्मकता और मानसिक उन्माद ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि सृजनात्मकता मानसिक उन्माद या मस्तिष्क के गलत व्यवस्थापन का एक लक्षण है। गलत व्यवस्थापन मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ माइंड, अर्थात जब व्यक्ति का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो सही तरह से कार्य नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ रचनात्मक कार्य को जन्म देता है। लेकिन इसमें जो है हम ये बात समझें कि जो मानसिक उन्माद है या सृजनात्मकता है ये दोनों समानार्थी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मानसिक उन्मादी व्यक्ति होता है वह अपने व्यक्तिगत हितों और अपने व्यक्तिगत रुचियों की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वह अपने सृजनात्मक कार्यों द्वारा जनहित में कार्य करता है। तो ये बात जरूर है कि हालांकि जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वह अपने सृजनात्मक कार्यों द्वारा कुछ अलग तरह से व्यवहार कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मानसिक रूप से पागल है या उन्मादी व्यक्ति है। तो इस थ्योरी का बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा आलोचना भी की गई। अब थर्ड जो थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ इनबॉर्न क्रिएटिविटी, अर्थात सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो सृजनात्मकता है वो कैसी है? वो प्रकृतिजन्य एक ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी है या एक ऐसी मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को जन्म के समय प्राप्त होती है। अर्थात यह एक ऐसी योग्यता है जिसे बाहरी कारकों द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता, अर्थात एनवायरनमेंट का इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। यदि सृजनात्मक व्यक्ति के सृजनात्मक होने में किसी चीज का रोल होता है तो वह क्या है? आनुवांशिकता, है ना, वंशानुक्रम का इंपॉर्टेंट रोल इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारी थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटली एक्वायर्ड क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का वातावरण जन्य सिद्धांत। यह जो थ्योरी है यह आपकी जो इनबॉर्न क्रिएटिविटी की थ्योरी जो अभी हमने बात की थी उसके ठीक विपरीत है। इनबॉर्न क्रिएटिविटी की थ्योरी ये कहती है कि सृजनात्मकता एक जन्मजात योग्यता है, लेकिन यह थ्योरी ये कहती है कि सृजनात्मकता कोई भी एक प्रदत्त उपहार की तरह ना होकर या जन्मजात योग्यता की तरह ना होकर अन्य मानवीय योग्यताओं की भांति एक वातावरण द्वारा अर्जित होने वाली योग्यता है। इसका अर्थ क्या है कि यदि बच्चों को वातावरण ओपन मिलता है, डेमोक्रेटिक मिलता है और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट होता है तो सृजनात्मकता विकसित होती है।
है, प्रस्फुटित होती है। ठीक उसके विपरीत यदि क्लासरूम में या कक्षा का एनवायरनमेंट या घर का या परिवार का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बहुत नैरो होता है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है और हेजिटेटिंग एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पर सृजनात्मकता का ह्रास होता है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये थियोरी ये कहती है कि सृजनात्मकता वातावरण द्वारा प्राप्त होने वाली एक योग्यता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है क्रिएटिविटी की सेरिब्रल हेमिस्फेयर थ्योरी, यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। यह क्या है? यह सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि जो सृजनात्मकता है या जो क्रिएटिविटी है वो मानव मस्तिष्क के अंदर जो दो गोलार्ध हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे, दो गोलार्धों के परस्पर अंतर क्रिया का परिणाम होती है। कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक सेरिब्रम नाम का पार्ट होता है, सेरिब्रम, है ना। उसके दो गोलार्ध होते हैं, एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और दूसरा होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और विभिन्न कार्यों में, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टास्क में इन दोनों गोलार्धों की एक अपनी अलग भूमिका होती है। और ऐसा पाया गया है अनुसंधानों में कि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब वह ज़्यादा क्रियाशील होता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तार्किक होते हैं या जिनमें भाषाई योग्यता बहुत ज़्यादा होती है, उन व्यक्तियों के अंदर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो सृजनात्मक कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो हमारे तार्किक और भाषाई योग्यता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी हमारी ये थियोरी। अब हम बात करेंगे अगली थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी, या जिसे हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जैसा कि हम सबको पता है, किसके द्वारा दिया गया था? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड के द्वारा। तो इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता हमारे संवेगात्मक शोधन का अर्थ क्या है? इमोशनल पर्जिंग, है ना। सृजनात्मकता व्यक्ति के संवेगात्मक शोधन का साधन और परिणाम होती है। अब ये इमोशनल पर्जिंग क्या है? संवेगात्मक जो हम बात कर रहे हैं शोधन की, ये क्या है? संवेगात्मक शोधन का अर्थ ये है कि ऐसे इमोशंस जो सर्व नहीं कर पाते, मतलब ऐसी भावनाएं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, हम उन्हें सृजनात्मक कार्यों के द्वारा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रायड के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति के अंदर जो कामुक एनर्जी है या जिसे लिबिडो कहते हैं, लिबिडो और उसके अलावा जो दमित इच्छाएं होती हैं उनकी प्रकारांतर अभिव्यक्ति होती है। मतलब अपनी दमित इच्छाओं को, अपनी काम प्रवृत्ति को किसी दूसरे माध्यम से हम प्रोजेक्ट करते हैं। किसके द्वारा? सृजनात्मक कार्यों के द्वारा। और इसके अंदर किसकी विशेष भूमिका होती है? जैसा कि हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, इसके अंदर जो विशेष भूमिका होती है वो होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। ठीक है, तो ये थी हमारी सृजनात्मकता की साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब हम बात करेंगे एक अन्य थ्योरी की, जिसका नाम है लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का स्तरीय सिद्धांत। ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक I.A. टेलर द्वारा दिया गया था। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ स्तर हैं और उसके आधार पर जो है सृजनात्मक व्यक्ति को डिवाइड किया गया है या उनको स्तरों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर है क्या कि इसमें प्रमुख रूप से 5 स्तर होते हैं जो हायरार्किकल ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, और जो व्यक्ति जिस स्तर का सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करता है उसे उसी स्तर का सृजनात्मक व्यक्ति कहा जाता है। तो कौन कौन से होते हैं ये स्तर? इसमें जो सबसे निम्न लेवल का स्तर होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, है ना। दूसरा जो होता है वह होता है प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। तीसरा होता है इसमें इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। चौथा जो लेवल होता है वो होता है इनोवेटिव क्रिएटिविटी। और जो अंत का जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसे कहते हैं एमरजेंटिव क्रिएटिविटी। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं, इसका क्या अर्थ है। सबसे नीचे का जो लेवल होता है वह निम्न स्तर की क्रिएटिविटी का लेवल होता है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी की। यहाँ पर
इस क्रिएटिविटी लेवल में व्यक्ति कुछ बहुत ज़्यादा ओरिजिनल और गुणात्मक प्रदर्शित नहीं करता। ये बेसिकली एक एक्सप्रेसिव, एक स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेसिवनेस होती है इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि यदि छोटे बच्चों को आप उनके हाथ में कोई क्रेयॉन्स दे देते हो या कलर दे देते हो, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ भी अपने हिसाब से मौलिक रूप से कुछ जो वो सोच रहे हैं उसको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। या इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल होता है कि मीटिंग्स में, हम प्रोफेशनल मीटिंग्स में हम ये देखते हैं कि कुछ व्यक्ति रैंडमली कुछ भी डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो क्रिएटिविटी होती है इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। सबसे लो लेवल होता है, सबसे निम्न स्तर की क्रिएटिविटी ये होती है, या इसमें हम कह सकते हैं व्यक्ति स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को। इसमें विचारों को स्पॉन्टेनियसली एक्सप्रेस किया जाता है। सेकंड जो लेवल आता है वह आता है प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। यह लेवल सबसे पहले वाले लेवल से ऊपर स्थित होता है। दूसरे नंबर का लेवल यह होता है, यहाँ पर व्यक्ति नए नए उत्पादों का सृजन करता है, मतलब कोई प्रोडक्टिव वर्क क्रिएट करता है। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हो सकता है वह प्रोडक्टिव वर्क उस व्यक्ति के लिए नया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह वर्क अन्य दूसरी दुनिया के लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए भी नया हो। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कारपेंटर का, है ना। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी का काम करता है। जब वह इतना स्किल्ड और इतना कॉम्पिटेंट हो जाता है सालों से काम करते करते, तो वह क्या करता है, कुछ फर्नीचर के अपने आप ही नए नए डिजाइन्स बनाने लगता है। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी है वो किसके अंतर्गत आती है, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है उसी प्रकार का सेम डिजाइन और लोग भी बना रहे हों, लेकिन उसके लिए वह कैसी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसके क्रिएटिविटी में। एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो तत्व हमने बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, वह तत्व उसके अंदर निहित है, तो हम इसको दूसरे लेवल की क्रिएटिविटी लेवल मान सकते हैं। तीसरा जो क्रिएटिविटी का स्तर होता है वह होता है इन्वेंटिव लेवल। इन्वेंटिव क्रिएटिविटी का अर्थ यह है कि यहां पर व्यक्ति पुरानी वस्तुओं को नए तरीके से पेश करता है ना। पुराने वस्तु को नए तरीके से सृजित करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई पुराना कंसेप्ट है, उसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को ऐड करके कोई न्यू कंसेप्ट को एमर्ज करना। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एक फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं, हम फैशन इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत नए नए परिधान आ रहे हैं। तो नए परिधान का अर्थ ये नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही नया आ जाता है। उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम ट्रेडिशनल तौर पर पहले से पहनते हुए आए हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ और एडिशन कर देते हैं, मतलब उसी पुरानी चीज को नई तरीके से हम पेश कर देते हैं। हम या आप लोग देखते भी होंगे कि पुराने जमाने में जो परिधान पहने जाते थे उसमें कुछ और नया एग्जिस्टिंग कुछ फैशन सेंस जोड़ करके कुछ नया एक फैशन सेंस क्रिएट कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से हम इसको बात कर सकते हैं। या एक और उदाहरण इसका देख सकते हैं कि पहले जो है सालों पहले जो ट्रेन चला करती थी वो कैसी थी, वो स्टीम इंजन से चला करती थी, उसके बाद डीजल इंजन आए और अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। इंजन वही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्टिंग कुछ नया कंसेप्ट जोड़ करके पुरानी वस्तु को नए तरीके से पेश किया जाता है। तो ये जो क्रिएटिविटी होती है ये कहलाती है हमारी इन्वेंटिव लेवल की क्रिएटिविटी। चौथा जो लेवल आता है वो आता है इनोवेटिव क्रिएटिविटी। ये काफ़ी हाई लेवल की क्रिएटिविटी होती है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर व्यक्ति अपने हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का प्रयोग करके किसी स्पेसिफिक फील्ड में नए विचारों का या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि हाई लेवल की एब्स्ट्रैक्ट जो आपकी कैपेसिटीज़ है, जो कैपेबिलिटीज़ है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो यूज़ होती हैं और उसका प्रयोग करके कोई नए आइडियाज़, कोई नए सिद्धांत या नई थ्योरीज़ का प्रतिपादन किया जाता है। और जो सबसे लास्ट में जो लेवल आता है उसका नाम है एमरजेंटिव क्रिएटिविटी। एमरजेंटिव क्रिएटिविटी बहुत ही रेयर होती है और बहुत ही गिने चुने और कम व्यक्तियों में यह क्रिएटिविटी पाई जाती है। इसमें क्या करता है, इसमें व्यक्ति जो सिद्धांत या जो थियरीज की अभी हम बात कर रहे थे या जो अभी पहले लेवल पे हमने बात की थी, उनका समस्त थ्योरीज, समस्त सिद्धांत, समस्त आपकी अवधारणाओं का प्रयोग करके व्यक्ति किसी उच्च स्तर का सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की है, बल्ब की खोज की है। तो कुछ ऐसा है जो कि विरले ही कार्य करते हैं, हर कोई इस लेवल तक नहीं
पहुंच सकता है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल के रूप में ये हायरार्किकल ऑर्डर व्यवस्थित होता है। इसमें बेसिकली जो सबसे नीचे का होता है लो लेवल होता है, जो सेकंड लेवल प्रोडक्टिव लेवल होता है वो व्यक्ति के लिए जो है व्यक्ति के संदर्भ में नया होता है। तीसरा जो लेवल होता है वो इन्वेंटिव होता है, पुरानी चीज को नई तरीके से पेश किया जाता है। फोर्थ लेवल और जो फिफ्थ लेवल होते हैं वे हायर लेवल के क्रिएटिव लेवल कहलाते हैं। तो ये थी हमारी क्रिएटिविटी की थ्योरीज के बारे में। अब इसके बाद में हम एक और इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, बहुत बार वो एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, यदि हम किसी समस्या का समाधान क्रिएटिव तरीके से करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं ये एक मनोवैज्ञानिक ग्रैहम वेलेस द्वारा 1926 में दिए गए थे। क्या है ये स्टेप्स? 4 स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप्स है। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का अर्थ क्या है? यहाँ पर जैसे ही कोई समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है, समस्या का अनुभव करता है। इस पहले स्टेप में है ना, समस्या का अनुभव करने का अर्थ क्या है कि वह समस्या से संबंधित जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करता है, उसका संग्रह करता है और मेंटली रूप से अपने आप को उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार करता है ना, समस्या का इसमें अनुभव किया जाता है। सेकंड जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन को हिंदी में कहते हैं उद्भवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन जो होता है उसका अर्थ यह होता है कि यहाँ पर व्यक्ति चेतन रूप से तो उस समस्या के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, कोई भी थिंकिंग प्रोसेस नहीं चलती, लेकिन अर्धचेतन रूप से व्यक्ति के मस्तिष्क में उस समस्या को लेकर चिंतन चलता रहता है ना। यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो सृजनात्मकता है उससे बेसिकली अर्धचेतन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वह उससे कनेक्टेड है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सृजनात्मक कार्य करता है तो वह जो है उसके अर्धचेतन मस्तिष्क में चल रही चिंतन का परिणाम होती है। क्या? वह सृजनात्मक कार्य, जो सृजनात्मक थॉट या आइडिया या कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क या ओरिजिनल वर्क वह प्रस्तुत कर रहा है, वह एक्चुअली उसके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग का परिणाम होती है। तो इंक्यूबेशन का अर्थ क्या है कि व्यक्ति चेतन रूप से तो उस समस्या के बारे में नहीं सोचता, बल्कि व्यक्ति अर्धचेतन रूप से उस समस्या के बारे में चिंतन करता रहता है और व्यक्ति को खुद नहीं पता होता कि वह उस समस्या के बारे में अंदर ही अंदर उस समस्या के बारे में चिंतन गहन रूप से कर रहा है। जैसे इंक्यूबेशन को आप समझ सकते हो, जैसे अभी कोरोना काल है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कहते हैं 12 से 14 दिन तक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक्सपोजर से लेकर सिम्टम्स प्रकट होने तक का जो बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब व्यक्ति कोरोना ग्रसित है लेकिन उसके सिम्टम्स को दिखने में कितना टाइम लगेगा? 12 से 14 दिन तक का समय लग जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि बीमारी शरीर के अंदर है व्यक्ति के, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रही है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंक्यूबेशन के अंदर व्यक्ति के अर्धचेतन मस्तिष्क में चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन वह चेतन रूप से उस समस्या पर चिंतन नहीं करता। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप का नाम है इल्यूमिनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं प्रबोधन। इस स्टेप में या इस पद में व्यक्ति को समस्या का अचानक समाधान मिल जाता है ना। इसे हम कह सकते हैं एक इंसाइट उसके अंदर उत्पन्न होती है या एक यूरेका मूवमेंट जिसे कहते हैं वो उत्पन्न होता है। एक सडन फ्लैश के रूप में उसे अचानक से समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इसीलिए इस पद को नाम दिया गया है इल्यूमिनेशन। मतलब एक आहा एक्सपीरियंस होता है। आहा एक्सपीरियंस से आपको याद आया होगा जब हम शैक्षिक मनोविज्ञान में जो हम कोहलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो जो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर वह जो प्रयोग किया गया था उसमें वह समस्या का समाधान जो है किस रूप में होता है? एक आहा एक्सपीरियंस के रूप में होता है। तो उसे जो है हम इंसाइट का या एक यूरेका मूवमेंट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? समस्या का अचानक से समाधान मिल जाता है। और जो लास्ट और अंतिम स्टेप होता है उसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का अर्थ है जांचना। इसमें क्या होता है कि प्राप्त समाधान को वेरीफाई करते हैं या कंफर्म करते हैं। मतलब जो समाधान हमें मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उस समाधान को ये देखते हैं कि यह समाधान उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना कारगर है या किस सीमा तक यह सफल है। तो हमने ये देखा कि ग्रैहम वेलेस द्वारा 1926 में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये 4 स्टेप्स दिए गए। कौन कौन से हैं ये? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और लास्ट में है वेरिफिकेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं सृजनात्मकता से संबंधित कुछ तकनीक की।
है ना, कि एक शिक्षक जो है क्लासरूम में अपने बच्चों की सृजनात्मकता को पोषित करने के लिए, एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ कर सकता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्फुटित कर सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, एग्जाम्स में भी अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहले टेक्निक है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक। क्या है ये? मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ऑसबर्न द्वारा 1957 में दी गई थी। बहुत ही अच्छी टेक्निक है और हमारा ये मानना भी है कि एक शिक्षक को क्लासरूम में इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने का अवसर मिल पाए। तो क्या है ये टेक्निक? इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, ये एक ऐसी ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक सदस्य को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। कहने का अर्थ क्या है, इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठते हैं ग्रुप में मिलकर, टीचर द्वारा किसी समस्या को प्रस्तावित किया जाता है और वे सभी सदस्य मिलकर अपने विचारों को प्रस्फुटित कर उस समस्या का समाधान करने में सहयोग देते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यहाँ पर जो कक्षा का वातावरण होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड नहीं होता है और बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत ही ओपन होता है, डेमोक्रेटिक होता है और अनौपचारिक होता है, कम तनावपूर्ण होता है। मतलब उसको कह सकते हैं एक शिथिल तरह का वातावरण होता है। और इस ग्रुप एक्टिविटी को फॉर्म करने के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से वे नियम होते हैं? पहला नियम जो इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए होता है वह नियम होता है कि यहाँ पर कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य की आलोचना प्रत्यालोचना बिल्कुल भी नहीं करेगा, अर्थात नो क्रिटिसिज्म। अधिकतर ऐसा होता है कि जब ग्रुप एक्टिविटी में कभी कभी हम अपने विचारों को अन्य लोगों के विचारों से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और थोड़ा सा हम एक असर्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, फ्रीडम होनी चाहिए, सब अपने अपने विचारों की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हैं। तो पहला नियम क्या है? नो क्रिटिसिज्म। दूसरा नियम क्या है? फ्रीडम इन रिस्पॉन्सेज, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ अपने विचार व्यक्त करने हैं। जो भी इंट्यूटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी क्रिएटिव ओरिजिनल आइडियाज़ उसके मन में आ रहे हैं, वो उसको बिना डर के सबके सामने प्रस्तावित करना आवश्यक है। तीसरा जो होता है कि इसमें रिस्पॉन्सेज की परिणामात्मक संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। परिमाणात्मक नहीं, परिणामात्मक, मतलब नंबर ऑफ रिजल्टिंग रिस्पॉन्सेज आर इंपॉर्टेंट, है ना। जो सार्थक जो आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो समस्या का समाधान करने में सहायक हैं, ऐसे कितने रिस्पॉन्सेज व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं, वो नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो लास्ट वाला जो नियम होता है वह होता है कि विचारों को जोड़ा जाता है और उसमें कुछ सुधार किया जाता है। भाई सबके विचार आ गए, अब सबके विचारों को कनेक्ट किया जाता है, आइडियाज़ को कनेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ उसमें इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश होती है उसके आधार पर विचारों को इम्प्रूव किया जाता है। तो कुल मिला के जो है ये कुछ 4 नियम हैं, इनका ध्यान इस प्रकार के ग्रुप डिस्कशन में, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक कहते हैं, उसके अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखा जाता है। एक और अन्य टेक्निक है जिसका जो शिक्षक हैं उसका भली प्रकार क्लासरूम में प्रयोग कर सकते हैं, उसका नाम है साइनेक्टिक्स। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये भी। ये टेक्निक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गॉर्डन द्वारा 1961 में दी गई थी। उन्होंने एक तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा डेवलप किया था जिसकी सहायता से व्यक्ति को, बच्चों को, मनुष्य को अधिक क्रिएटिव बनाया जा सकता है। ये क्या टेक्निक होती है? ये बड़ी ही एक अजब गजब टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर 2 विभिन्न असंगत तत्वों के बीच में सादृश्यता देखी जाती है। मतलब 2 विभिन्न चीज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट रियल्म से ताल्लुकात रखती हैं, उनके बीच में हम एनालॉजी क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कक्षा में ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक तरफ है इंसान और दूसरी तरफ है कार। इन दोनों में बताइए क्या सिमिलैरिटी है, क्या एनालॉजी है। तो यहाँ पर जो है बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है। एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे समझा सकते हैं बच्चों को कि देखिए, जैसे व्यक्ति खाना खाता है, भोजन करता है, तभी वह जो है रोज़मर्रा के क्रियाकलाप कर पाता है, तो उसी तरह से गाड़ी कैसे चलती है?
डीजल या पेट्रोल से चलती है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है और तो गाड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तीसरा हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, और दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर क्या होता है, इंजन होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि सादृश्यता स्थापित करने का प्रयत्न हम करते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं उस बात को एक अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ अपने दिमाग में इस तरह से विचार करते हैं जिससे वह अलग अलग कुछ न्यू, ओरिजिनल और अपने नए नए आइडियाज़ को विकसित कर सकें। तो हमने ये देखा कि शिक्षा के अंदर भी शिक्षक कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करके क्लासरूम में अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकता है, बच्चों की सृजनात्मकता को पोषित कर सकता है। अब अंत में हम बात करेंगे सृजनात्मकता से संबंधित कुछ परीक्षणों की। हालांकि सृजनात्मकता को मापना बहुत ही जटिल कार्य है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ क्रिएटिविटी टेस्ट बताए हैं जिसकी अलग अलग डायमेंशन पर हम व्यक्तियों की, बच्चों की सृजनात्मकता का मापन कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ टेस्ट की बात हम करेंगे। पहला जो टेस्ट है वो है हमारा गिलफर्ड और मैरीफील्ड द्वारा कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया क्रिएटिविटी टेस्ट। इसमें बेसिकली जो क्रिएटिविटी है उसको 6 घटकों के आधार पर मापन किया जाता है। 4 घटक तो वही हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्रिएटिविटी के तत्वों के आधार पर डिस्कस किए थे। कौन कौन से हैं वो? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। उसके अलावा इसमें 2 तत्व और सम्मिलित हैं, 2 घटक और सम्मिलित हैं। एक तो है सेंसिटिविटी टू द प्रॉब्लम, है ना, कि जो व्यक्ति है या जो बच्चा है जिसकी क्रिएटिविटी का हम मापन कर रहे हैं वो समस्या के प्रति कितना संवेदनशील है। और एक और जो घटक है, अन्य घटक, जो छठा घटक है, वह है कि आप समस्या को रीडिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो 4 घटक इसमें हो जाते हैं, इसके आधार पर सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है टॉरेंस का क्रिएटिविटी टेस्ट। बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो टॉरेंस नामक मनोवैज्ञानिक ने ही सृजनात्मकता के लिए किया है। टॉरेंस का जो क्रिएटिविटी टेस्ट है वो बेसिकली 2 सब टेस्ट में डिवाइड है। एक है वर्बल टेस्ट और दूसरा है फिगरल टेस्ट। ज़्यादा डिटेल में हम इनकी बात अब नहीं करेंगे। अगला जो टेस्ट है वह दिया गया था इंदौर के आदरणीय BK पासी सर द्वारा दिया गया टेस्ट। यह टेस्ट 1972 में स्कूली बच्चों के लिए बनाया गया था। इस टेस्ट के अंदर 6 मुख्य रूप से सब टेस्ट हैं, जिसमें जो 3 जो सब टेस्ट हैं वे वर्बल हैं, 2 सब टेस्ट नॉन वर्बल हैं और जो 1 सब टेस्ट है वह वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टेस्ट हमारा आता है, लास्ट एक टेस्ट की बात हम करेंगे, वह है बाकर मेहंदी का क्रिएटिविटी टेस्ट। इस टेस्ट में भी बेसिकली 2 ही सब टेस्ट हैं, एक है वर्बल और दूसरा है फिगरल। तो ये थे हमारे सृजनात्मकता के मापन से संबंधित कुछ परीक्षण के बारे में चर्चा। तो आज हमने कुल मिलाकर बातें की सृजनात्मकता के एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव स्टेप्स के बारे में, सृजनात्मकता की थ्योरीज के बारे में, सृजनात्मकता के मापन के बारे में, और सृजनात्मकता को एक शिक्षक अपने क्लासरूम में किस तरह से एनहांस कर सकता है उसके बारे में हमने कुछ टेक्निक की बात की। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी और नए प्रकरण पर बात करेंगे। धन्यवाद।